बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं इस चीज़ पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि ब्लड ग्रुप का शादी के साथ क्या ताल्लुक होता है। व्हाट द रिलेशनशिप बिटवीन मैरिज एंड ब्लड ग्रुप्स। आम तौर पे ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो ये तो देखते हैं कि जिस शख्स के साथ अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं वो पढ़ा लिखा है, ख़ानदानी है, उसके पेरेंट्स कैसे हैं, उसकी सास कैसी है, उसका ससुर कैसा है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये कोई नहीं देखता कि कहीं उनकी जो बेटी है, जो इसको उन्होंने प्यार से पाला है, लाड के साथ पाला है, क्या उस बेटी की जिसके साथ शादी हो रही है उसका ब्लड मैच करता है कि नहीं करता। अच्छा, ब्लड मैच करने का मतलब ये नहीं है कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप, बेटी का ब्लड ग्रुप ए है तो दूल्हा जो है उसका ब्लड ग्रुप भी ए होना चाहिए। नहीं, ये नहीं है। ये भी नहीं है कि ब्लड ग्रुप जो है वो अगर बी है तो दूल्हे का बी होना चाहिए। ऐसा नहीं है। ब्लड ग्रुप का असल में जो मसला होता है वो ये होता है कि जो मसला बल्कि क्रिएट करता है शुड से, वो ये होता है कि अगर बेटी का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, वो चाहे ए नेगेटिव हो, बी नेगेटिव हो, AB नेगेटिव हो या O नेगेटिव हो, व्हाटएवर, अगर उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो जीन्स हैं वो RH एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करते। अब ये RH एंटीजन क्या चीज है? ये दरअसल इसको कहते हैं रीसस फैक्टर। या रीसस एंटीजन। अब ये रीसस मंकी होता है, तो इसमें सबसे पहले ये डिस्कवर की गई थी, तो इस वजह से इसको RH फैक्टर या RH एंटीजन कहते हैं। इसको जो इसका जो जीन है उसको D से जाहिर किया जाता है। अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर, किसी शख्स के अंदर ये एंटीजन प्रोड्यूस होती है तो हम ये कहते हैं कि उसका जो जेनेटिक मेकअप है, उसके जो जीन्स हैं वो डोमिनेंट है। अब वो डोमिनेंट जीन कैसा होता है? या तो माँ की तरफ से और बाप की तरफ से, दोनों की तरफ से वो आया हुआ है, क्या डोमिनेंट जीन आया हुआ है, या माँ की तरफ से या एक पेरेंट की तरफ से जो है वो आया है RH नेगेटिव का जीन और एक तरफ से आया हुआ है RH पॉजिटिव का जीन। अब RH पॉजिटिव का जीन उसके अंदर अगर मौजूद है, उस इंडिविजुअल के अंदर मौजूद है, तो क्या होगा? वो RH पॉजिटिव ही होगा। वजह
वजह ये है कि ये जो RH नेगेटिव का जो जीन है वो रिसेसिव होता है, जबकि जो RH पॉजिटिव का जो जीन है वो डोमिनेंट होता है। अब एक घर में अगर मियाँ बीवी शादी हुई है तो आप जानते हैं कि उनमें से एक डोमिनेट करता है। अब मैं इस हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता हूँ, बहुत आपको अजीब लग रहा होगा कि यहाँ पर पाकिस्तान में मेल डोमिनेंट होता है, ऐसा नहीं है। अरेबियन सोसाइटी में मैट्रियार्की होती थी, जहाँ पर घर के अंदर जो बात चलती थी वो मेल की नहीं फीमेल की चलती थी, और आखिरी फैसला फीमेल का होता था। चलते चलते याद आ गया हिंदा, जो बाद में मुसलमान हो गई थी, जो अबू सुफियान की जो घर वाली थी, उसकी ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। वो मैट्रियार्कल थी उनकी फैमिली। अफ्रीका में अब भी कुछ कबाइल हैं जिनमें जो सरदार होती है वो फीमेल होती है, लेकिन अब मैं इस डिटेल में नहीं जाता। एक घर में एक डोमिनेंट होगा। हमारी जो बॉडी है ये घर है, हमारा जो सेल है ये घर है। किसका? कैपिटल डी का और स्मॉल डी का, कैपिटल डी का और कैपिटल डी का, स्मॉल डी का और स्मॉल डी का। अब अगर स्मॉल डी है यानी रिसेसिव जीन आया है एक पेरेंट की तरफ से, और दूसरे पेरेंट की तरफ से कैपिटल डी है यानी डोमिनेंट जीन आया हुआ है, तो डोमिनेंट जीन जो है वो इसको सप्रेस कर देगा। अब हम आते हैं शादी के मामले पे। जब शादी होती है, हम फर्ज करते हैं कि इस खातून की इस बच्ची की शादी हुई है ऐसे इंडिविजुअल के साथ जो RH पॉजिटिव है। अब RH पॉजिटिव का हमें बाहर से उसका लिखा हुआ नहीं होता कि वो RH पॉजिटिव है तो कैपिटल डी है या कैपिटल डी स्मॉल डी है। हाँ, ये ढूंढा जा सकता है अगर इसके मदर और इसका फादर दोनों RH पॉजिटिव हों तो ये ज्यादा चांसेस है। फिर भी वो डिटेल होती है, मैं उसमें नहीं जाता। अगर इसकी मदर या फादर उनमें से एक RH नेगेटिव है और एक RH पॉजिटिव है तो फिर ये क्या होगा, इसकी जो जीनोटाइप होगी वो ये होगी। अब हम इन दोनों सूरतों को देखते हैं कि अगर ये इंडिविजुअल इस तरह का यानी कैपिटल डी जिसको हम जेनेटिक्स में कहते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट, और अगर ये सूरत हो तो हम क्या कहते हैं, हेट्रोजाइगस कहते हैं। ये होमोजाइगस ही होगा, राइट। अब इस तरफ से जिस वक्त आपको पता ही है कि एक सेल जो है, इन्होंने जब अगली अपनी नस्ल पैदा करनी है तो एक सेल यानी एग जो है दैट कम्स फ्रॉम द फीमेल एंड द स्पर्म्स कम फ्रॉम द मेल। अब फर्ज करें कि ये अगर इंडिविजुअल इस जीनोटाइप का है यानी हेट्रोजाइगस है, तो इसके जो स्पर्म्स होंगे उनमें या स्मॉल डी होगा जीन या कैपिटल डी होगा जीन। इधर से हर सूरत में स्मॉल डी आएगा यानी रिसेसिव जीन आएगा। अगर इधर से स्पर्म ये वाला आया है तो इनका जो बच्चा होगा वो क्या होगा,
that would be RH negative. अगर ये वाला स्पर्म आया है तो फिर क्या होगा? ये होगा कि इधर से रिसेसिव आया, इधर से डोमिनेंट आया, और जो बेबी होगा वो RH पॉजिटिव होगा। अब ये याद रखना है कि ये अगर हेट्रोजाइगस है तो 50% चांसेस हैं, 50% चांसेस हैं कि बेबी जो है वो RH पॉजिटिव हो। अगर ये 50% चांसेस ये हैं, 50% ये है। इसी तरह हम ये फर्ज करते हैं कि ये जो इंडिविजुअल है वो कैपिटल डी स्मॉल डी नहीं है, हेट्रोजाइगस नहीं है। इसके दोनों पेरेंट्स जो हैं वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन पीछे जितना भी चले जाएं इसके पेडिग्री में, इसके शजरा में चले जाएं, तो वो RH पॉजिटिव हैं, तो फिर क्या होगा? ये होगा, यानी दोनों पेरेंट्स की तरफ से डोमिनेंट जीन आएगा। और अगर दोनों पेरेंट की तरफ से डोमिनेंट जीन आएगा तो फिर क्या होगा? ये सूरत है, ठीक है। इधर इसमें क्या है? वही ये वाली सूरत है। अब क्या होगा? इधर से स्मॉल डी आया, इधर से कैपिटल डी आएगा, हर सूरत में कैपिटल डी आएगा। तो 100% चांसेस हैं कि जो बेबी हैं इन दोनों इंडिविजुअल के वो RH पॉजिटिव। अब अगर आपको ये पता चल गया कि एक इंडिविजुअल RH पॉजिटिव है, तो फिर उसमें चांसेस क्या हुए? 100% चांसेस होंगे अगर ये होगा, और अगर ये है तो भी 50% चांसेस है, यानी चांसेस आर देयर। अब क्या होता है? अब ये होता है कि जो ये वाला बच्चा है, से दिस इज दैट बेबी, ओके, दिस एम्ब्रियो, दिस fetus is growing in the uterus of this mother. अब इसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, या ये वाला बच्चा है, ये भी क्या होगा? ये भी RH पॉजिटिव है। अगर RH पॉजिटिव बेबी ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है इन द यूट्रस ऑफ द मदर विच इज RH नेगेटिव, तो जब तक वो ग्रो कर रहा है तब तक उसको कुछ नहीं होगा। यानी हम सपोज करते हैं कि पहली प्रेगनेंसी हुई है, तब क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, द बेबी वुड बी नॉर्मल, ये ठीक हो गया। लेकिन आप जानते हैं कि जिस वक्त पार्चुरेशन का अमल होता है या डिलीवरी का अमल होता है, तो क्या होता है? उस वक्त यूट्रस जो है वहां से प्लेसेंटा रिमूव होता है। I may explain here that the placenta is that very common tissue which is the borderline between the circulation of fetus and that of mother. ये वो टिश्यू होता है जहां पर फीटस से आता है ब्लड और वहां आके वहां से ब्लड वापस चला जाता है, खुराक लेके, मां से खुराक लेके जाता है। और फीटस के अंदर जो यूरिया प्रोड्यूस होगा, जो चीजें टॉक्सिक मटेरियल्स प्रोड्यूस होंगे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी एज ए रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन, वो सारी की सारी वो लेके आएगा उसका अम्बिलिकल कार्ड से, उसकी जो उसकी वेन्स हैं, उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो लेके आएंगे। अब उसकी आर्टरीज लेके आ रही हैं ब्लड जो कि डीऑक्सीजनेटेड है, याद रखना। द ब्लड which is brought from
the fetus towards placenta that is transported by arteries, and that is deoxygenated, that is rich in carbon dioxide and wanting in what? Oxygen, that has less amount of food material, that has a large amount of excretive products. अब वो सारे मटेरियल पहुंच जाएंगे कहाँ? प्लेसेंटा में। प्लेसेंटा से फिर क्या होगा? वहां से मदर की सर्कुलेशन में वो चले जाएंगे, और मदर की सर्कुलेशन से जो ऑक्सीजन और फूड मटेरियल वो सारा कुछ आता है वो प्लेसेंटा से होता हुआ उसकी जाएगा वेन में। जो अम्बिलाइकल कार्ड है वो उसके अंदर एक वेन होती है, दो आर्टरीज होती हैं जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं फ्रॉम फीटस टू प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटा टू फीटस। ये ठीक हो गया। अब जिस वक्त बच्चा ये वाला या ये वाला RH पॉजिटिव ग्रो कर रहा है एंड विद इन द यूट्रस ऑफ द मदर, उस वक्त कोई मसला नहीं है क्योंकि ब्लड मिक्स नहीं होता, प्लेसेंटा तक आता है और वहां पर ब्लाइंड कैपिलरीज होती हैं जो वापस चली जाती हैं। अब जो ही प्लेसेंटा रिमूव होगा तो यूट्रस जख्मी हो जाएगा, और जो ही यूट्रस जख्मी होता है तो क्या होता है? तब ये होगा कि जो इसका जो ब्लड एंटीजन्स हैं, RH पॉजिटिव की जो ब्लड एंटीजन्स हैं वो यूट्रस से होके मदर की सर्कुलेशन में चली जाएंगी। पहले मदर की सर्कुलेशन से प्लेसेंटा तक आता था ब्लड, और फीटस से प्लेसेंटा तक आता था ब्लड, और वहां से वापस आ जाता था, सिर्फ फूड मटेरियल लेता था और वापस आ जाता था, मिक्स नहीं होता था। अब क्या हुआ? ब्लड वेसल कैपिलरीज डैमेज हो जाते हैं, और क्या होता है यहां इसका जो ब्लड है वो मदर की सर्कुलेशन में चला जाएगा, और जो ही मदर की सर्कुलेशन में जाएगा तो मदर के अंदर RH पॉजिटिव एंटीजन्स जब जाएंगी तो ये फॉरेन बॉडीज हैं और उसके ब्लड में क्या होगा? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएंगे। एंटीबॉडीज के प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है? दिस मदर वुड बिकम सेंसिटाइज्ड। मैं यूं इसको शो करता हूं कि ये मदर अब ये सेंसिटाइज हो चुकी है। ओके हो गया? अब ये सेंसिटाइज्ड है, यूं ही मैं शो कर रहा हूं, अदरवाइज इस तरह से शो नहीं होता, ब्लड के अंदर होता है। अब ये सेंसिटाइज्ड मदर, when she will have the sexual intercourse with this individual, that very husband, तो क्या होगा? यहां से अगर RH पॉजिटिव फिर बेबी जो है इसके यूट्रस में ग्रो करना शुरू हुआ तो क्या होगा? यहां से इसकी जो सर्कुलेशन है वो जाएगी कहां? प्लेसेंटा तक, और इधर से क्या होगा? ब्लड आएगा किधर? प्लेसेंटा तक। जो ही प्लेसेंटा तक आएगा इधर से ब्लड, तो ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज मौजूद हैं। किसके खिलाफ? इसकी एंटीजेंस के खिलाफ। अब क्या होगा? वो एंटीबॉडीज वहां से, एंटीबॉडीज आर नॉट द सेल्स, याद रखना, वो मॉलिक्यूल्स हैं। वो वहां से क्रॉस करके, प्लेसेंटा से क्रॉस करके इसकी सर्कुलेशन में आ जाएंगे। जब इसकी सर्कुलेशन, बेबी की सर्कुलेशन में आएंगे तो क्या होगा? द बेबी वुड सफर फ्रॉम द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। लीवर पे अफेक्ट होएगा, और यह भी हो सकता है कि अर्ली प्रेगनेंसी में अबॉर्शन हो जाए, मिसकैरेज हो जाए। जब ऐसा होता है तो पुराने जमाने में इसको 18 का नाम दिया जाता था, जबकि वो ये होता था कि पहला बेबी हुआ, अब वो फर्ज करें कि पहला बेबी जो है वो 2 साल के बाद या 1 साल के बाद हुआ है। अब दूसरा बेबी हुआ और उसका क्या हुआ? अबॉर्शन हो गई। अब वो न्यूट्रलाइज होते जाते हैं, एंटीबॉडीज न्यूट्रलाइज होती रहती हैं, और 8 साल के बाद फिर प्रेगनेंसी सक्सेसफुल होती है। तो वो कहते हैं कि 8 साल के बाद एक बच्चा होता है, फिर 18 साल के बाद। अब ये सारा कुछ, इसको 18 का नाम दिया गया। कभी लोग जो हैं वो जाके कब्रों पे बैठते थे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है,
और वगैरह वगैरह. I'm not going to get into such a type of the discussion. Okay. अब इसके बाद वाला बेबी या मिसकैरेज हो जाएगा या अबॉर्शन हो जाएगा. और अगर ऐसी सूरत होती है तो हम इसको क्या कहते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस. मैं फिर लिख देता हूं यहां पे, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस. एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस. फर्ज करें वो जो बेबी है सेकेंड प्रेगनेंसी वाला, वो अगर सक्सेसफुली अगर उसकी डिलीवरी हो जाती है तो भी क्या होता है? वो बेबी उसको क्या होगा? यरकान होगा, जांडिस होगा, उसको ब्लड के मसाइल होंगे, लीवर के मसाइल होंगे. अब हम वापस चलते हैं उस टाइम पे जिस वक्त इस बच्ची की शादी हो रही थी. अरे भाई, आप बेटी को पता नहीं क्या क्या लाड लडाते हो, उसकी केयर करते हो, उसको पता नहीं क्या कुछ जहेज देते हो, और अगर तौफीक अल्लाह दे तो आप उसको उसका जो हिस्सा है आपकी प्रॉपर्टी में वो भी देते हो, जो कि होता आमतौर पे होता नहीं है. ये बेईमानी बहुत चल रही है, कुरान के ख़िलाफ़ ये चल रही है. लेकिन मैं इस मामले में फिर नहीं पड़ता, ये मजहबी सा मामला है, ठीक है. लेकिन मजहबी ऐसा जो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है. आई डोंट विथड्रॉ फ्रॉम दीज वर्ड्स, मेक श्योर. खैर, अब इस बच्ची, ये जो आपकी लाडली बेटी है, जिसको आप एक नाम के बाद दूसरा नाम देते हो, दूसरे नाम पे राज नहीं होता प्यार का, तीसरा नाम देते हो, चौथा नाम देते हो, इतने निक नेम देते हो, और उस बच्ची का इतना तो ख्याल रखें कि उस बच्ची की जिसके साथ शादी कर रहे हैं वो काका टॉक्सिक तो नहीं है उसके लिए, वो जहरीला तो नहीं है. हाँ, अगर आपकी बेटी RH पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव है, तो फिर क्या है? फिर मौजा, नो इशू, फिर कोई मसला नहीं है. क्योंकि RH पॉजिटिव में अगर RH पॉजिटिव से आएंगे भी तो क्या होगा? कोई मसला नहीं. उसकी बॉडी में तो पहले ही वो एंटीजेन्स मौजूद है. अगर RH पॉजिटिव है और दूल्हा RH नेगेटिव है, फर्ज करें वहां से ये उलट हो जाते हैं, यानी इसकी RH पॉजिटिव है और इधर से स्मॉल डी आती, कोई इशू नहीं है, नो इशू. अगर आपकी बेटी RH नेगेटिव है तो उसका दूल्हा RH नेगेटिव होना चाहिए. अगर आपकी बेटी RH पॉजिटिव है तो चाहे RH पॉजिटिव हो दूल्हा या RH नेगेटिव हो, नो इशू. अब हम उनकी तरफ आते हैं जिनका बेटा है. देखें, आपका बेटा शादी करके ला रहा है ना, तो जो बहू आती है एक्चुअली वो आपकी बेटियों जैसी होती है. तो आपको चाहिए कि आप अपनी बहू का ख्याल रखें. अगर आपका बेटा RH पॉजिटिव है, या स्टूडेंट्स आपकी तरफ मुखातिब हों, अगर आप खुद, आपकी शादी हो रही है और आप मेल हैं और आप RH पॉजिटिव हैं, then it is your duty to use your knowledge. Whatever you have known through this lecture, you must apply. It is binding upon you. It's your duty. फर्ज है तुम्हारे ऊपर कि तुम इसका ख्याल रखो कि अगर आप RH पॉजिटिव हैं तो आपकी दुल्हन RH पॉजिटिव होनी चाहिए, RH नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. मेरे ख्याल में ये क्लियर हो गया होगा. हाँ, दो एक बातें और रह गई हैं, वो ये कि जब बेटी की शादी कर रहे हैं तो ये आपकी बेटी का हक है क्या कि जो दूल्हा भाई है, कहीं उसको उसकी हिस्ट्री में, उसके पेरेंट्स में किसी को थैलासीमिया तो नहीं है, या थैलासीमिया का जीन तो नहीं मौजूद, उसका कोई भाई, उसका कोई भतीजा, उसको थैलासीमिया तो नहीं था. 1.
नंबर 2, इसके अब्बा जान को कहीं कोई जेनेटिक डिजीज तो नहीं है। अगर इस बच्ची के अब्बा जान को कलर ब्लाइंडनेस है तो इसके जो बच्चे होंगे उनको 50% चांसेस हैं कलर ब्लाइंडनेस होने के। मैं बाकी तफसील के साथ जेनेटिक प्रॉब्लम्स जो हैं ये किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं ये मैं तफसील के साथ एक और लेक्चर में बताऊंगा कि और कौन कौन सी डिजीज़ है जिनका ख्याल रखना चाहिए। बेटी के जो आपकी बहू बन रही है उसके पेरेंट्स में क्या चेक करना चाहिए और बेटे के पेरेंट्स में क्या चेक करना चाहिए, ये नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको पसंद आए तो अपने प्यारों को, अपने दोस्तों को भेजें। ये मेरा फ़र्ज़ था, मैंने आप तक पहुंचा दिया। आपका फ़र्ज़ है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप उन लोगों तक पहुंचाएं जिनके पास नहीं है। आखिर में एक रिक्वेस्ट है, वो ये कि अगर पसंद आए, दिल माने तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ना माने तो कोई मसला नहीं है, ये कोई ल्यूक्रेटिव नहीं है। मैं वैसे ही मेरे शौक है ये सारा कुछ काम करना। मेरी अल्लाह के फजल करम से मैं असिस्टेंट प्रोफेसर